गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीरज, हिमांश, गुड मॉर्निंग। यार एक बात बताओ, साला 3 डिसलाइक कैसे? अभी तो चालू ही नहीं किया मैंने, तो गुड मॉर्निंग में भी डिसलाइक होता है क्या? है ये क्या है? अभी तो गुड मॉर्निंग ही बोला है यार। गुड मॉर्निंग में 3 डिसलाइक। मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा अगली क्लास से। गीता पांडे जी गुड मॉर्निंग प्यारे बेटा जी, आपको भी। शिवाजी द बॉस अति उत्तम एंड यू सर। हद है यार, ये तो कोई खुन्नस निकालते हैं ऐसे ही। वो देखो डिसलाइक बढ़ गए, 6 हो गए। वेरी गुड, बढ़ाओ बेटा बढ़ाओ, बढ़िया है। पद्माक्ष प्रणाम सर। पद्माक्ष जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करने के लिए। जय हिंद सर। मुकेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। देवांश उपाध्याय, बसंत गुड मॉर्निंग। बसंत गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी शुरू करो भाई, आगे पढ़ाएंगे फिर। भव्यदीप सिंह गुड मॉर्निंग। अमल गोयल नमस्ते। नमस्ते सर। पप्पू कुमार जी कैसे हैं आप? पप्पू जी सब ठीक हैं घर में? घर से बाहर मत निकलिएगा, ठीक है? अपना ध्यान रखिएगा। तनिष्क गुड मॉर्निंग। राजीव शर्मा, अथर्व, सबको गुड मॉर्निंग। कौस्तभ गुड मॉर्निंग। उत्कर्ष प्रभात, विराट यादव, सब गुड मॉर्निंग। सौमित्र नायक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सौमित्र गुड मॉर्निंग। चलें आगे बढ़ें, अगर आज्ञा है तो बोलो स्टार्ट करें। पुरुषोत्तम जी कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग आपको भी। स्मार्ट डीपी लगा रखा है आपने अपने IPHO का जब आप सेलेक्ट हुए थे, तो वेरी गुड। उत्कर्ष तिवारी शुरू कीजिए। बोल दिया भाई, उत्कर्ष बोल दिया। अब बस आप शुरू करेंगे बस। चलिए सबका यस सर आ रहा है। यप यप ओके यस। तो कल एक सवाल दिए थे हम। क्या सवाल दिए थे बताओ? कि अगर कोई x एक एलिमेंट है और यहां पर आपका z है और ये a है, और यहां से अगर मैं अल्फा निकाल दूं, ठीक है, तो आपके जो बन रहा था वो यहां पर x z-2 और ये a-4, तो ये आपस में क्या होंगे? इसको पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं, ये डॉटर न्यूक्लियाई होती है। तो रिलेशन बिटवीन पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई आपको बताना था। चलो बताओ क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? प्रियांश माथुर बोलते हैं कि आइसोडायाफर है। रोहित बोलते हैं आइसोडायाफर है। मनोज मिश्रा बोलते हैं ये नहीं हुआ मुझसे। अरे बाप रे, मनोज जी अभी आपको बताते हैं क्यों नहीं हुआ, ठीक है? आइसोडायाफर आइसोटॉप्स। रोहन चौधरी बोलते हैं आइसोटॉप्स हैं। सोमोली बोलती हैं आइसोडायाफर हैं। ये एक बार किया भी था कि नहीं किया कल घर पे, कि भूल गए साहब? उन्होंने कि ऑनलाइन क्लास है सर, डांटेंगे भी नहीं, होमवर्क भी चेक नहीं करते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? आराम से होमवर्क करो या मत करो, अपना टाइम आएगा। आज आ गया अपना टाइम जब टीचर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। बचपन से एक ख्वाहिश थी आपकी ना कि टीचर हमें कुछ ना कह सके, ऐसा कुछ कर दो भगवान जुगाड़। भगवान ने तुम्हारी सुन ली और कोरोना को ले आया। कोरोना आ गया, इस वजह से अब टीचर तुम्हारे को डांट नहीं पा रहा है। देख लो आप, यही IT है। आइसोडायाफर वैशाली जी बोल रही हैं, बट नॉट आइसोटॉप। आइसोडायाफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर। रोहित गर्ग ने बोला 3। सौमित्र नायक जल्दी से बताएं आंसर, दिखाई नहीं दे रहे आप। पुरुषोत्तम जल्दी बताओ आंसर क्या है। शाओमिली, अच्छा आइसोडायाफर क्या होता है आपको पता है? आइसोडायाफर वो होता है जिसमें N-P वैल्यू सेम होती है या A-2Z वैल्यू सेम होती है। तो जरा इसको देखें अगर अपन, तो इसके अंदर क्या आएगा? A-2Z वैल्यू सेम होती है। इन दोनों को निकालेंगे अगर आप, तो आपको पता चल जाएगा कि एक दूसरे के आइसोडायाफर हैं। क्या पता चलेगा बताओ? ये एक दूसरे के आइसो
डायाफर है। क्लियर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो। और अल्फा का मतलब मैंने बता दिया था 2He4। ठीक है, तो आप घर जाके इसको ट्राई करना, जिसको नहीं किया था जिसने, और जिसने किया था उसको समझ में आ गया कि एक दूसरे के आइसो डायाफर हैं। अब जो अगला आता है वो आता है आपका क्वांटम नंबर। अब सवाल ये आता है कि क्वांटम नंबर क्या होता है। तो जरा सुन लो, जैसे आपसे मैं कभी क्वेश्चन पूछूं, अगर आप अमेरिका में हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप बोलेंगे इंडिया में। लेकिन अगर हम इंडिया में ही हैं, अगर हम इंडिया में ही हैं तो आपसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप अपनी स्टेट का नाम लेंगे। जैसे आप बोलेंगे हम बिहार से हैं, और हम बिहार के अंदर पूछे कि कहाँ से हो, तो आप बोलोगे सब खगड़िया से हैं। खगड़िया के अंदर पूछेंगे तो आप अपना गली मोहल्ला बोल देंगे कि सर ये मकान में रहते हैं, गली के अंदर, वो देखिए वो पगडंडी के उधर जो साइड में गली जाता है, उसके बाद जो लेफ्ट से जाएंगे तो राइट से मुड़ेंगे, और राइट से मुड़ करके टेढ़ा जाके इधर जाएंगे तो दायां मकान हमरा है। तो मकान हमरा है, इसका मतलब आपका एक आइडेंटिफिकेशन पता चल गया। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नंबर्स की जरूरत पड़ती है, उन नंबर्स को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए जिन नंबर्स की जरूरत होती है, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन के साथ हम ऑर्बिटल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वांटम नंबर की हेल्प से। तो क्या समझ में आया कि क्वांटम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हम समझते हैं कि मैं थोड़ा सा आपको इसको देसी स्टाइल में समझाऊंगा, आप इसको अपने देसी दिमाग में देसी तरीके से ही बिठा के रखें, क्योंकि जो आप इसका विदेशी तरीका अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आनी चाहिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बताना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को पीरियोडिक टेबल पढ़ानी पड़ेगी, पीरियोडिक टेबल के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस बताने पड़ेंगे, तो उन कॉन्फ़िगरेशंस को बनाने के लिए मुझे इन क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ रही है। तो आप जब फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर यानी कि सर आपको पढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपको पूरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा देंगे, तब आपको उसके अंदर क्लियरिटी से और डाउट जो भी आ रहे हैं वो हो जाएंगे क्लियर सबको। अब हम क्वांटम नंबर में समझने के लिए हम एक चीज समझते हैं कि हमारे घर होता है, घर के अंदर हमारे पास रूम्स होते हैं, रूम्स के अंदर हमारे पास अलमीरा होती है, और अलमारी में हम अपनी बुक्स रखते हैं। अब इन्हीं को हम यहाँ चेंज कर रहे हैं कि ये अगर एटम की बात करेंगे तो होम एटम के लिए क्या बनेगा? शेल। रूम क्या बनेगा? सब शेल। ये क्या बनेगा? ऑर्बिटल। और ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन। क्लियर सबको? अब ये होम है, ये रूम्स है, ये अलमारी है, और ये बुक है। अब एज्यूम करो कि अपने घर के अंदर क्या बोला, जल्दी बताओ। अपने घर के अंदर एज्यूम करो, घर है आपका, एज्यूम करो, हाँ। घर के अंदर कमरे हैं, हाँ। कमरों के अंदर आप अपनी देखो कबर्ड होगी, अलमारी होगी जिसके अंदर अपने बुक्स रखी हुई है, हाँ। और उन अलमारी को जब हमने खोला तो सामने क्या दिख रही है? बुक्स। क्लियर सबको? ये 4 स्टेप्स आपको दिमाग में अगर बिठा लिया आपको, तो कभी सवाल गलत नहीं होगा क्वांटम नंबर का। आपको हर चीज क्लियरिटी से समझ में आएगी कि आखिर एग्जामिनर सवाल में क्या पूछ रहा है। ये अगर इमेजिनेशन आप नहीं कर पा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, और इस इमेजिनेशन को आप श्रोडिंगर से ना जोड़ें, ठीक है ना। अगर आप एटम के अंदर ये ढूंढने की कोशिश करने लग जाएंगे कि कैसे ऑर्बिटल है, कैसे ऑर्बिटल, कैसे सबशेल, कैसे शेल, तो वो नजर नहीं आएगा। लेकिन आप सवालों को समझने के लिए या सवाल को करने के लिए इमेजिनेशन बिठाते हैं तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे। क्लियर? तो कभी इन दोनों को मिक्स मत करना। क्लियर? चलते हैं अब अपन। अब यहां पर अगर मुझे इलेक्ट्रॉन पर जाना है तो मुझे कितने नंबर चाहिए? 1, 2, 3, 4। तो सवाल आएगा कि इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए कितने क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है? तो आंसर देंगे आप 4। अब आपसे पूछेगा ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कितने क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है? तो आप बोलेंगे 1, 2, 3। कितने? 3। नहीं आए समझ बात? जल्दी बोलो। हाँ, तो 2 सवाल आपके पास पक्के हो गए। पहला कि इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तो इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरत पड़ेगी 4 क्वांटम नंबर्स की। ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करने के लिए कितने की? 3 की जरूरत पड़ेगी। कितने की? 3 की। क्लियर सबको? 2 सवाल कंप्लीट। अब 4 क्वांटम नंबर कौन कौन सी होती है वो देखते हैं अपन। पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरी अजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथी स्पिन क्वांटम नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो
और ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर सबको? चलो बोलो दोबारा से, कितनी क्वांटम नंबर होती हैं? पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी अजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथी स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर? सिंपल है। पहला सवाल, ऑर्बिटल वर्ड आ रहा है, होता क्या है? कुछ नहीं होता, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पाई जाती है उसे ऑर्बिटल कहा जाता है। ऑर्बिटल किसे कहते हैं बताओ? जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल। ठीक, चलो अब सवाल पूछ रहा है आपसे। पहला, इसकी खोज किसने की थी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की खोज किसने की थी? चलो बताओ आंसर फटाफट। हाँ, ऋषभ अडेरिया का आंसर आ गया, वेरी गुड। नील्स बोर। पद्माक्ष का भी आ गया, बोर 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 बोर, वेरी गुड, आंसर सही है। पुरुषोत्तम का भी बोर। गुणित का भी सही है, गुणित श्रीवास्तव, वेरी गुड, बोर। ठीक है, बोर है लेकिन बोर मत होना, ठीक है। नील्स बोर ने खोजा था इसको। चलिए बताए, इसको अजीमुथल क्वांटम नंबर की खोज किसने की थी? जल्दी बताएं। हाँ सोचे, फटाफट सोचे। सोहन, श्री, समंथ, रमेश, रोने लग गए भाई। ये तो official.com गलत है। सौमित्र का सही है, वेरी गुड। कई बच्चों का सही आने लग गया आंसर, वेरी गुड। सोमरफील्ड ने खोजा था इसको। चंद्र कुमार किसने खोजा था? सोमरफील्ड। किसने? सोमरफील्ड। अगला, इसको खोज किसने खोजा था बताओ? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की खोज किसने की थी बताओ? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यस, कौस्तुभ ने बिल्कुल सही बताया। विद्या वर्मा ने भी सही बताया। हर्ष डांगा, एक बार फिर से बता दो। आई एम लेट। अबे वीडियो जो आया है उसको वापस सुनना। आई एम लेट, वेरी गुड बेटा, तुम तो बहुत महान हो। पुरुषोत्तम गलत आंसर। गुणित का सही है, यस। जीमान एंड लिंडे दो ने खोजा था इसको, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो आपके एक फ्री क्वांटम नंबर है जो स्पिन को बताएगी, ठीक है। अब अगला सवाल आपसे पूछेगा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अलावा अजीमुथल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अलावा जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है इसके दूसरे नाम और क्या क्या हैं? जल्दी बताओ, और कौन कौन से नाम से इसको पुकारा जा सकता है? फटाफट से अजीमुथल क्वांटम नंबर को। चलिए आंसर बताएं फटाफट। राजेश जी का बिल्कुल सही आ रहा है। सौमित्र का, भावेश माथुर सही, राघव छाबरा सही, हर्ष डागा सही। हर्ष डागा, हु डिस्कवर्ड स्पिन क्वांटम नंबर? नहीं, मना किया ना अभी किसी ने, नहीं। वो एंगुलर, वो एक, हाँ अगला एंगुलर, हाँ मैं बोल देता हूँ, चलो बहुत सारे आ गए। पहला, इसको खोजा था, इसके जो नाम थे सोमरफील्ड ने खोजा था। पहला नाम इसका था सब्सिडरी क्वांटम नंबर। क्या नाम था? सब्सिडरी क्वांटम नंबर। दूसरा था एंगुलर क्वांटम नंबर। तीसरा था सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जल्दी से बताएं इसके क्या क्या नाम बने। पहला एंगुलर क्वांटम नंबर, दूसरा सब्सिडरी क्वांटम नंबर, तीसरा सेकेंडरी क्वांटम नंबर और चौथा हमने पढ़ा अजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर सबको? तो यहां तक की कोई दिक्कत आपको? सिंपल है, ठीक। अब आप आगे बढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है वो क्या बताती है जरा समझना। जैसे ये एटम है, एटम की बात जब भी हम करेंगे तो एटम को किसी ने नहीं देखा है, एटम के बारे में भी कुछ नहीं पता है, समझ गए, कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन जब भी स्टडी की जाती है तो उसको एक गोलाकार यानी स्फेरिकल मान करके स्टडी करते हैं। तो स्टडी करने के लिए इसका एक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया गया है, वो रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ लिखा है। अब यहाँ पर आपका ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो परमिसिबल वैल्यू होगी वो परमिसिबल वैल्यू होगी 1 to इनफाइनाइट, यानी कि आप इसकी वैल्यू बोलेंगे 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है। दूसरा, ये हमेशा किसको बताएगी, शेल, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट, किसको बताएगी, बोलो, ये बताएगी सबसे पहले शेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। यानी अब सवाल बन गया एक फटाफट। पहला सवाल ये होगा कि शेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट कितने हो सकते हैं एक एटम में, यानी एक एटम में कितने पॉसिबल शेल हैं, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि ये शेल को बताती है। तो शेल को बताती है यानी इसकी हर वैल्यू एक शेल को बताएगी। तो ये इसकी वैल्यू 1 से लेकर कहां तक हो सकती है, इनफाइनाइट तक, यानी हर एटम में कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट शेल। अब जैसे माने मैंने पूछा कि यूरेनियम में कितने पॉसिबल शेल हैं, तो आप क्या बोलोगे, सीधा इनफाइनाइट। आप उसका आउटर शेल नहीं बोलोगे, आउटर शेल तो उसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन उसमें जो शेल उपस्थित है वो तो इनफाइनाइट है। वो जो 7th आप बोलोगे वो क्या बोलोगे, उसका आउटर शेल। अगर शेल पूछूं पॉसिबल कितने, तो इनफाइनाइट। क्लियर। तो पहला सवाल हो गया कि 1 से लेकर इनफाइनाइट वैल्यू होगी। दूसरा सवाल हो गया कि क्या बताता है, तो दूसरा सवाल है कि शेल को बताएगा, शेल का दूसरा नाम एनर्जी लेवल होता है, उसको बताएगा। एनर्जी लेवल का दूसरा नाम होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट को बताएगा। ठीक है। तीसरी बात, ये डिस्टेंस को बताता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए आप, अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, फर्स्ट शेल है ये, और ये सेकंड, तो ये डिस्टेंस बढ़ गई। थर्ड बढ़ गई। तो ये डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस भी बताता है। क्या बोलेगा, जल्दी बताओ, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस भी बताएगा, तो डिस्टेंस को भी बताएगा ये। ठीक है। डिस्टेंस के अलावा अगला पॉइंट जो है वो एनर्जी, किसको बताता है, ये एनर्जी को भी बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी बताएगा। तो आपसे पूछेगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या बताता है, तो पहला आप बताओगे एनर्जी को बताता है, दूसरा बताओगे डिस्टेंस को बताता है, तीसरा बताओगे शेल को रिप्रेजेंट करता है ये, चौथा बताओगे कि शेल कितने हो सकते हैं कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, पांचवा बताओगे कि खोजा किसने था, नील्स बोर ने। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, जब तक ये याद नहीं होंगी आप इसके सवाल नहीं कर सकते। जेई एडवांस में ये सब सवाल जो मैंने बोले नहीं आते हैं, जेई मेंस में ये सारे सवाल आते हैं, नीट अगर दे रहे हो तो उसमें सारे सवाल आते हैं, लेकिन एडवांस में ऐसे सवाल नहीं आते। एडवांस में जो सवाल आते हैं वो मैं आपको आगे कराऊंगा। कब, जब चारों क्वांटम नंबर कंप्लीट होंगी उसके बाद, चारों क्वांटम नंबर कंप्लीट होंगी उसके बाद भी एक और सवाल पढ़ना पड़ेगा हमें, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक और पढ़ना पड़ेगा हर्ट्ज रूल, एक और पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब ये सब कंप्लीट होंगे तब जाके सवाल बनेंगे जेईई एडवांस के, क्योंकि वो इन सबको मिक्स करके नया सवाल बनाएगा। तब आपको लगाना पड़ेगा अपना दिमाग, जो आपके पास शायद नहीं है, उसी को हम डेवलप कर रहे हैं ताकि वो डेवलप हो जाए। जो आपके पास नहीं है वो पैदा हो, और पैदा होने के बाद डेवलप हो। ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे सवाल मैंने बोले तो बिल्कुल ऐसे ही लल्लू, इनसे कुछ नहीं होगा जेईई एडवांस में। ये तो सब आपको ऐसे मानते हैं कि याद होना चाहिए, ये तो हम बेसिक्स पढ़ा रहे हैं अभी। आईटी जेईई ये नहीं है जो आप पढ़ रहे हो अभी, आईटी जेईई तो अभी जो स्टार्ट होगा आपको तब पता चलेगा जेईई क्या होती है। बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा। ये तो बेसिक्स हैं, ये सब पढ़ाने के लिए मैं नहीं हूँ, ये तो फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। क्यों, रीज़न बिहाइंड इट सिर्फ इतना सा है कि आपको बेसिक्स अच्छे से पता होने चाहिए। एक भी लाइन इसमें से गलत पता हुई तो आपका एडवांस का सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लॉजिक लग रहा होगा वहाँ पे सवाल में। इसलिए हमें पढ़ाना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है कि इतने बेसिक्स तो एटलीस्ट आपको आने चाहिए। क्लियर हो गया सबको। तो आप जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत फोकस्ड होकर आप उसको सीरियसली पढ़ें। बिल्कुल ये ना सोचें कि ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं। ये सब आपकी बेसिक बिल्डिंग हो रही है, बेसिक नोट्स आपके तैयार हो रहे हैं, आपका जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो रहा है। किसी भी बड़ी इमारत को खड़ा करने के लिए उसका जो फंडामेंटल चीज़ें होती है, फाउंडेशन जो होती है, उसको बहुत मजबूत करना पड़ता है। जब फाउंडेशन मजबूत की जाती है ना, तो किसी को दिखाई नहीं देता है कि कोई काम हुआ है।
आपने कभी मल्टी या कोई मकान बनते हुए देखा होगा, जब उसकी फाउंडेशन होती है ना तो लगता है अरे आज तो कोई काम ही नहीं हुआ, जबकि सबसे बड़ा काम वही होता है, बिल्डिंग बनाना। ठीक है, तो आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत करें ढंग से। अब अगली बात आती है कि जो ये शेल्स हैं, ये शेल हैं एक तरह से, तो जब भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कोई वैल्यू होगी लाइक 1 2 3, तो उसकी हर वैल्यू के लिए एक शेल डेजिग्नेट किया गया, यानी फर्स्ट शेल को आप नाम दे सकते हो के शेल, या उल्टा बोल सकते हैं ये के जो है, समझ गए, वो ये आ सकता है। ऐसे चलते जाएंगे ये। ठीक है, अब जैसे आपसे सवाल पूछेगा कि फर्स्ट शेल को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे कि यार फर्स्ट शेल जो होता है उसको के से बोला जाता है, उल्टा बोल दिया, के लिख दिया, और ये सब कैपिटल में है, एक भी स्मॉल में नहीं है, ध्यान रखना सारे कैपिटल में है। ठीक है, कैपिटल, क्या बोला? अब आपसे बोलेगा कि के शेल जो है वो कौन सा होता है बताओ, तो बोलोगे फर्स्ट शेल को बोलते हैं। के के बाद एल आ गया तो क्या सेकंड शेल को बोलते हैं। एम आ गया तो कौन सा होता है? थर्ड शेल। एन आ गया तो कौन सा होता है? तो ये आपका डेजिग्नेशन होता है इन शेल्स का, कि आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर सबको? अब इसके बाद ये क्या बताता है कि हमारे पास एक शेल में, शेल की बात कर रहा हूं, एक शेल में कितने सब शेल्स हैं, यानी कि अपने घर में कितने कमरे हैं, समझ गए? तो इस चीज को बताया जाता है आपका एन स्क्वायर से। जैसे आपसे बोले कि फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे या सबशेल कितने होंगे, ये आपको बता रहा है आपका कितने ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, पर्टिकुलर शेल, तो वो फॉर्मूला आ जाएगा 2n स्क्वायर। ठीक है, और अगर बोले कि शेल में कितने सबशेल हैं, तो नंबर ऑफ सबशेल्स बराबर होता है नंबर ऑफ शेल। यानी कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर एक शेल है तो उसमें कितने सबशेल हैं? एक शेल है तो उसमें ऑर्बिटल कितने हैं वो इससे निकलेगा। एक शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो इससे निकलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि सेकंड शेल है, सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो आप क्या करेंगे 2 स्क्वायर, कितने हुए? सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आपका हो जाएगा फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना आएगा, ये बोलो, क्लियर सबको? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2n स्क्वायर आएगा, और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो n स्क्वायर आएगा, और नंबर ऑफ सबशेल्स की बात करें तो नंबर ऑफ शेल जितने होंगे उतना ही आएगा। ये अभी हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अजीमुथल क्वांटम नंबर अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगला आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू 0 जो है n-1 होती है, यानी कि अगर n कभी भी इसके बराबर या छोटा नहीं हो सकता ऐसे, यानी L बराबर L आ गया तो ये गलत है, अगर ये बड़ा आ गया तो ये भी गलत है, कभी नहीं हो सकता। ऑलवेज n ग्रेटर ही होगा L से। इसको ऐसे समझो आप, अपना जो घर होता है, घर क्या वो कमरे से बड़ा होता है? हाँ। क्या कमरा घर से बड़ा होता है? अपने घर में जो कमरा है क्या वो घर से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब कि n जो होता है वो तो घर को बता रहा था, होम, L जो था वो कमरों को बता रहा था, तो कमरा कभी भी घर से बड़ा नहीं हो सकता, यानी L कभी भी, जल्दी बोलो, कभी भी
n से बड़ा नहीं हो सकता, ये ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। और इसकी वैल्यू 0 to n-1 होती है। क्लियर? ये जो होती है वो सबशेल्स को बताती है। किसको बताती है? सबशेल्स या सब एनर्जी लेवल। ठीक है, सबशेल्स को बताती है, सब एनर्जी लेवल को बताती है। क्लियर? सबशेल्स या सब एनर्जी लेवल को बताती है। क्लियर सबको? सेकंड, थर्ड, ये जो होती है वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विद इन अ शेल भी बताती है। यानी कि अगर आप देखें तो इसके अंदर सबशेल्स की बात करेंगे, ठीक है, इसके अंदर ऑर्बिटल्स की बात आएगी तो कैसे बताया जाता है वो बताता हूं कि इसकी ईच वैल्यू एक सबशेल को बताएगी। जैसे इसकी ईच वैल्यू जो है सबशेल को बताएगी। सपोज n = 4 है तो l = क्या क्या होगा? देखो 0 1 2 3, क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू l की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 to n-1। ठीक है, अब जब l की वैल्यू 0 है तो जो नेम ऑफ ऑर्बिटल है या सबशेल है वो क्या होगा? s। अगर इसकी वैल्यू है तो ये क्या होगा? p। अगर 2 है तो इसका d, और अगर 3 है तो इसका f। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। ये अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर सबको? यहां ध्यान दो मेरी तरफ। आपसे बोला s, l की वैल्यू बताओ फटाफट, तो आपको तुरंत s देखते ही माइंड में आना चाहिए l = 0। अगर आपको बोले कि p खट से आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए p, l = 1, d खट से d आते ही l = 2, f l = 3। ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए दिमाग में फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। अगर सवाल आएंगे तो इसी से आएंगे, वरना नहीं आएंगे, वरना नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, गलत हो जाएगा, सवाल ही नहीं हो पाएगा आपसे। आप सोचते रहोगे इसको कैसे सोचते हैं, तो इसके सोचने के लिए ये दिमाग में फिट होना चाहिए आपके। अब ठीक, इसके बाद जो आपसे बात करें तो एसपीडी के जो नाम थे वो किससे बताए थे? शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल। ठीक है, ये लैटिन भाषा के नाम है। इनका फर्स्ट लेटर लिया गया है, ये देखो SPDF। ठीक है, लैटिन भाषा के। और ये जो S होता है वो स्फेरिकल होता है, ये जो P होता है वो डंबल शेप होता है, D जो होता है वो डबल डंबल होता है, और F की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, दोबारा से देखें, S क्या होता है? स्फेरिकल। ये क्या होता है? डंबल। ये क्या होता है? डबल डंबल। और ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। आराम से दोबारा से समझेंगे। S के बारे में अगर कभी बोले तो S कैसा होगा? स्फेरिकल। P बोले तो कैसा होगा? डंबल। ठीक है, ये कैसा होगा? डबल डंबल। और ये कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये टेबल आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। अगर ये टेबल आपके दिमाग में फिट है तो आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा क्वांटम नंबर से। क्लियर? क्लियर? हाँ या ना? ये नेम ऑफ ऑर्बिटल्स बोलो या सबशेल बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना? ये नेम ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिटल्स भी इन्हीं के नाम आते हैं, सबशेल भी इन्हीं के नाम आते हैं, लेकिन इसको क्लियरली अगर बोले तो सबशेल होगा। ठीक है, क्लियर सबको? आगे देखो, पुरुषोत्तम डाउट समझना। जैसे px है, px एक ऑर्बिटल है, लेकिन आप उसका px का शेप भी वही बोलोगे, डंबल। py है तो भी आप क्या बोलोगे? डंबल। pz है तो भी क्या बोलोगे? डंबल। इसलिए ऑर्बिटल भी और सबशेल भी दोनों के नाम बताता है। ये px का शेप बोलो कैसे होगा, तो नाम सीधा आएगा, px से डंबल शेप है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब ये हमें पता होना चाहिए फिक्स दिमाग के अंदर, ठीक है ना, कि यार NL